दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो देखना आपका ज़रूर बनता है, क्योंकि ऐसी गलतियां हमेशा की जाती हैं कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो 20 ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो मोस्टली घर में की जाती हैं। जब भी कभी प्लास्टर किया जाता है, या घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, स्लैब की कास्टिंग करवा रहे हो, उसमें की जाती है। जहाँ कोई जो स्लैब के छज्जे होते हैं, बालकनी होती हैं, उनमें गलतियां की जाती हैं। जहाँ जब बीम बांधा जाता है, बीम का स्टील बांधा जाता है, तो उसमें गलतियां की जाती हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो की हेल्प से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और आपका घर सेफ और सुरक्षित बनेगा। मैं आपको फिर से कहूंगा, जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, साइट इंजीनियर है, ज़रूर इस वीडियो को देखना। वीडियो लंबी है लेकिन इतना नॉलेज है आप सोच भी नहीं सकते। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, प्लास्टर से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बालकनी, स्टील, स्लैब, सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा। सामने आप ब्रिक देख रहे हो। ब्रिक को जब भी ब्रिक वर्क हो रहा हो तब उस दौरान ही आपको तैयारी करनी है प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रिक लगी है वहाँ बीच में ऐसे ग्रुप जैसा बना हुआ है। ग्रुप, ये ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप नहीं होगा तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं और वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा ब्रिक के साथ। ठीक है, ये हो गई बॉन्ड बनाने की। लेकिन एक चीज़ और रोकती है ब्रिक को जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो है क्यूरिंग। अगर आपने प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं की है दीवार की, मतलब उसको ऐसे तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है आपको, लेकिन उसको क्यूरिंग तब तक करना है कि वो पानी सोखना बंद कर दे। मतलब आपको कैसे चेक करना है, आपने पानी पाइप ली, पानी मार रहे हो आप, और वो पानी नीचे पहुंच रहा ही नहीं है, मतलब अंदर ही सोखती जा रही है ब्रिक, तो वो अभी भी ब्रिक को पानी चाहिए। तो उसको तब तक पानी आपने क्यूरिंग करनी है तब तक वो पूरा पानी सोख ना ले। 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है प्लास्टर से पहले। ये पहली टिप हो गई हमारी कि एक तो ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए, जहाँ नहीं तो झाड़ू मार लो अच्छे से, उस पर झाड़ू से भी कर सकते हो जहाँ ग्रुप बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए। ये हमारी पहली शर्त है अगर आपका प्लास्टर अच्छा होगा। दूसरी में मैं आता हूँ, सामने आप देख रहे हो एक तरफ ब्रिक वर्क है, एक तरफ है हमारा कंक्रीट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब भी आप प्लास्टर करोगे इसमें आपको चिकन मैश लगानी है। मतलब जो जिसमें हम मुर्गा वगैरह रखते हैं, आपने देखी होंगी वो जाली जो लगी होती है, वो जाली आपको मतलब 4-4, 5-5 इंच दोनों जॉइंट पे आधी आधी डाल देनी है। मतलब 3 इंच इस तरफ आ जाए, 3 इंच उस कंक्रीट पे आ जाए, तो उस पर हमें वो चिपका देनी है कि बाद में क्या हो, जब भी आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर अच्छे से उस एरिया में हो जाए। ये नहीं हो कि वहाँ क्रैक बन जाए, एक दरार जैसी बन जाएगी, वो बड़ी ख़राब भी दिखती है और वो मतलब बाद में जाके डिटोराइड, मतलब प्लास्टर आपका ख़राब होने लग पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट होगा ना, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट जहाँ भी होगा ना, वहाँ आपको चिकन मैश लगानी है। ये दूसरी शर्त है हमारे अच्छे प्लास्टर की, अगर आपको अच्छा प्लास्टर चाहिए। देखो इसको मैं दूसरी में ही गिनूंगा। जो कंक्रीट का सरफेस है उसको रफ कर देना है। मतलब उसमें एक तो बोलते हैं हम, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूँ, उसको बोलते हैं हम हाकिंग। हाकिंग क्या होता है, मतलब किसी भी औजार से, किसी भी तेज जो होगा थोड़ी यहाँ शार्प एज से, उसको हम टाँचा मार देते हैं, मतलब उसको निशान बना देते हैं, रफ बना देते हैं सरफेस को। अगर वैसा नहीं करना है, जैसा आपको कंक्रीट सरफेस होता है तुरंत उसको रफ कर दो कि बाद में उस पर प्लास्टर चिपक जाए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब उस पर हाकिंग, अगर मैं टेक्निकल जो इंजीनियर कोई देख रहा होगा तो आपको हाकिंग प्रोवाइड करवानी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो, जहाँ अपना घर बना रहे हो, तो वहाँ हाकिंग आपको प्रोवाइड करनी है। 2 जगह आपको हाकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो आपको छत हो गया, सामने आप छत देख रहे हो, अगर वो उसमें शटरिंग हुई है, फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, प्लेट्स नहीं है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा तो प्लास्टर आपका टिक जाएगा। लेकिन कहीं जगह वो नहीं होता है तो आपको वहाँ क्या करना है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब सरफेस को रफ करना है प्लास्टर के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है, ये मैं आपको कहूँगा। और सामने आप देख रहे हो जो ब्रिक वर्क हुई है, ऐसा ब्रिक वर्क होना चाहिए कि उसमें रफ सरफेस हो, ग्रूव बने हुए हों। ये चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, क्या था, एक था हमारा क्यूरिंग प्रॉपर वे से करनी है। दूसरा आपको चिकन मैश प्रोवाइड करनी है जो भी कंक्रीट सरफेस होगा। तीसरी आपको रफ सरफेस रखनी है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है। ये तीनों शर्तें होगी। अगर हाकिंग और क्यूरिंग, जहाँ आपको चिकन मैश के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हो। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर करते दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, जब प्लास्टर करेंगे हम तो सबसे पहले नीरू बनाना है, जिसे हम स्लरी बोल लो, नीरू बोल लो, या सिर्फ सीमेंट की पेस्ट बोल लो। क्या करना है, किसी भी जग वगैरह में, जहाँ कोई भी बाल्टी वगैरह में सीमेंट डाल देना है आपको। जितनी दीवार करनी है उसी हिसाब से डालना है, वो आप रेशो बना लोगे। कि स्लरी बना लेनी है, सीमेंट को घोल लेना है पानी में अच्छे से,
और थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा रेत डालना है, ज़्यादा नहीं। उसको आपको पहले उस पर दीवार पे छाट लेना है, मतलब पानी की तरह मार लेना है। जब भी जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उसी 1 मिनट पहले उस पर नीरू बना के मार लेना है। मतलब जो हम करते हैं उससे क्या होगा, वो जो प्लास्टर उसके ऊपर करोगे ब्रिक पे, वो अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा दीवार पे, अगर आपने नीरू या स्लरी पहले दीवार पे मारी हुई है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी प्लास्टर करोगे तो पहले आपको स्लरी मार देनी है दीवार पे पूरे, मतलब सीमेंट की पेस्ट जब पानी में घोल के, जैसे हम कोई भी लिक्विड फॉर्म में, वो आपको दीवार पे मार देनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है। अभी बात करते हैं हम वाटर जो रेशियो रहती है, आपको कौन सा प्रोपोर्शन डालना जो बेस्ट है मतलब प्लास्टर के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको अभी अच्छे से सुनना, अच्छे से मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि आपको क्या मिक्स रेशियो डालनी है, मतलब कितना सीमेंट और कितना रेती डालना है। ये 2 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा, आपका पैसे भी बचेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ अंदर में जो प्लास्टर करना है, आपको अंदर का प्लास्टर करना है, उसमें आपको रेशियो डालनी है 1:6, मतलब 1:4 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डालनी है? 1:6। 1:6 क्या हो गया, एक आपको सीमेंट की रेशियो डालनी है, 1 बैग सीमेंट डालोगे तो 6 बैग आपको जो रेती के वो डालने हैं, सैंड डालनी है। मतलब जो भी आपने सांचा या कुछ भी बनाया होगा प्लास्टर के लिए, तो एक वो डब्बा सीमेंट डालोगे तो 6 डब्बे आपको क्या डालनी है, सैंड। ये हो गया इंटरनल प्लास्टर। और जो उसकी थिकनेस रखनी है आपने 12 mm से 15 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है, ये चीज़ आप ध्यान देना। जब वो होता है कि जब राइट एंगल में हमें दीवारें करनी पड़ती हैं तो उसमें कभी कभार ज़्यादा जाता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका 12 mm या 15 mm से ज़्यादा उसमें प्लास्टर नहीं जाना चाहिए इंटरनल में। अब आते हैं सीलिंग जो हमारी होती है। सीलिंग में क्या ध्यान देना है आपको, आपकी जो रेशो लगानी है आपको, वो लगानी है 1:4, मतलब 1 रेशो का सीमेंट, 4 रेशो आपकी सैंड, मतलब 1:4 हमें सीलिंग में लगानी है। और हमें प्लास्टर कितना करना है उसमें, 8 से 12 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर उसमें नहीं करना है, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। ज़्यादा रखोगे वो क्या करेगा, बाद में इन फ्यूचर अगर बाई चांस स्लैब लगी कोई कुछ मतलब डैमेज हुई, वो नीचे गिर जाएगा पपड़ी बन के। तो 8 से 12 mm आपको रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल वाल, जो हम बाहरली दीवारें होती हैं, उस पर हमें कितना रखना है, उस पर हमें रखना है 20 mm का प्लास्टर। मतलब अगर 20 mm रखोगे, बाई चांस बाद में बारिश भी पड़ी तो वो जो दीवार ब्रिक होगी, ईंट होगी, वो अंदर पानी ना सोके, इसलिए हमें 20 mm उसमें रखना ही रखना है। उसमें क्या करना है, 2 कोट मारने हैं आपको। अगर पैसा बचाना है, मतलब सस्ता करना है काम, तो फर्स्ट कोट जो मारना है आपको वो 12 mm का कोट मारना है, उसमें रेशियो रखनी है 1:6, ठीक है। और जो सेकंड कोट मारोगे आप, उसमें आपको रेशियो रखनी है 1:4, और वो 8 mm का आपका कोट होना चाहिए। मतलब टोटल आपको 20 mm का उस पर कोट मारना है। ये ध्यान देनी है आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। और चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब आप बाहर में पेंट करो तो पॉसिबल हो तो वाटर प्रूफिंग का आपको एडमिक्सचर डाल देना है। सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वो। 300 mm एक बैग में आपको डालना है। उससे क्या होगा, आपका पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टर पानी नहीं सोखेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर मतलब जो सैंड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो क्या करती है, बारिश पड़ेगी वो पानी सोखेगी अंदर को। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा प्लास्टर यूज़ करना है कि जो पानी सोखे नहीं। दूसरी चीज़ वाटर प्रूफिंग में बोलता हूँ, मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, लेकिन वो सेफ़ रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपका कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए वाटर प्रूफिंग आपको ऐड कर लेना है उसमें। एक चीज़ मिस्टेक की जाती है, देखो जब भी प्लास्टर करवाते हो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ आपकी बाद में टाइलिंग होने वाली है, मतलब आपकी बाथरूम में टाइलिंग होगी या टॉयलेट में टाइलिंग होगी या वार्डरोब वगैरह, जहाँ भी आपको बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है वो एरिया आपको रफ़ करवा लेना है। इसमें क्या होता है, तब भी रफ़ नहीं करते हैं, बाद में भी रफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, तब हेयर लाइन क्रैक पड़ने के चांसेस भी होते हैं कि छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं प्लास्टर में, बाद में करते जब हम। तो एक चीज़ और होता है, अगर हमने अभी नहीं की होगी, बाद में खर्चा पड़ेगा करने का, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एरिया जो है टाइलिंग के लिए ये रफ़ कर दिया गया है पहले ही, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब प्लास्टर आप करवाओ या प्लास्टर आप करवाओ। ये हो गई सब चीज़ें, मतलब प्लास्टर तक कंप्लीट हो गया। अब आती है मेन चीज़, जिस पे पूरी उसकी लाइफ भी टिकी होती है, और जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जगह देखे मैंने ध्यान देते ही नहीं है, वो होती है तराई या क्यूरिंग। मतलब जो आपकी प्लास्टर की तराई है, क्यूरिंग है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ उसी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको क्यूरिंग नहीं करोगे, मतलब तराई नहीं करोगे, 7 से 10 दिन उसको आपको तराई करनी है। जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया कि आपको तब तक क्यूरिंग करनी है तब तक प्लास्टर पानी सोखना बंद ना कर दे, तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। क्यूरिंग करोगे उससे क्या होगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी
और जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, टेक्निकल वर्ड में बताऊं मैं, सीमेंट का, वो भी कंप्लीट होगा। तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं भूल गया, जो मिस्त्री वगैरह अगर आपको सफाई चाहिए आपके प्लास्टर में, तो आपको क्या करना है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट रोल वगैरह होते हैं उनको चेक कर देना है, क्योंकि कई भी कभार क्या होता है वो पुराने औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सफाई कम आती है काम में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। मिस्टेक है वो है कवर ब्लॉक। आप यहाँ देख रहे हो छत पे स्टील कंक्रीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कवर ब्लॉक की जगह क्या किया गया है, ब्रिक यूज़ की गई है। और उस ब्रिक से होगा क्या, नीचे जगह तो मिल रही है, कई जगह ज़्यादा मिल रही है, ऊपर मतलब जाली जुड़ गई है, मतलब जाली क्या, जो स्टील बार है ऊपर और नीचे की मैश, वो जुड़ गई है। और कई जगह क्या होगा, जब इसमें इस जगह कंक्रीट हो जाएगा और नीचे से वो ईंट दिखेगी, ठीक है, एक जहाँ तो ईंट निकाल दी जाएगी तो ठीक है, फिर वहाँ होल जैसा बन जाएगा। दूसरा, अगर ईंट वहाँ रहने दी, वो पानी अब्जॉर्ब करेगी फ्यूचर में और नीचे आपकी डैम्पनेस दिखेगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर घर में की जाती है। कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड करना है। यहाँ भी देख रहे हो सिर्फ ईंटें प्रोवाइड की हैं। अगर कवर ब्लॉक आप लोगों को नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कवर ब्लॉक पे पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी अगली मिस्टेक जो सामने आपको दिख रही है वो क्या है, वो है जो स्टील है, जो कॉलम है उसका स्टील बराबर कटा हुआ है। ये एक्सटेंशन होना है, इस घर का ड्यूप्लेक्स है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, स्टील बार एक ही लेवल पे काट दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका स्टील हमेशा कितना रहना चाहिए, स्टैगर्ड, एक ऊंचा नीचा रहना चाहिए। और कभी भी लैप आपका जहाँ स्लैब खत्म होती है वहां से 1 मीटर, यहाँ 3 फुट बोल लो, उधर नहीं आना चाहिए। मतलब 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैब आना चाहिए। काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी जो मोस्टली हर घर में देखता हूँ। मोस्टली मैं वीडियो इसी पे डालता हूँ कि लैप आपको ऊपर नीचे होना चाहिए। एक सरिया अगर 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और अगर लैब की बात करूं मैं, जहां फिनिश हो जाएगा, कंक्रीट पड़ जाएगा, उधर से 1.5 मीटर पे ही आपको लैब करना है। कभी भी 1 मीटर पे आपका लैब, मतलब स्लैब से जुड़ के लैब नहीं आना चाहिए। और यहाँ वही होगा, एक तो जॉइंट साथ में आएगा स्टैगर्ड, और 1 मीटर पे आ जाएगा। अगली मिस्टेक जो की गई है, सामने आप देखो लैब दिया हुआ है, कितना है, कम से कम कोई आधा फीट या बोल लो 150 या 200 mm लैब दिया हुआ है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है हर घर में। ये कॉलम वाली जो मैंने बताई, दूसरी जहाँ ये लैब का, ये हर जगह गलत किया हुआ होता है। लैब कोई प्रॉपर वे से देता ही नहीं। आपको हमेशा 50D लैब देना ही देना है। 50D क्या हो गया, अगर 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, 50 × 10, 500 mm आपका मिनिमम लैब होना चाहिए, किसमें, 10 mm बार में। अगर 12 mm का है फिर 50 × 12 करना है, अगर 16 mm का है 50 × 16 करना है, अगर 20 mm का है 50 × 20 करना है, या 1000 mm आपका लैब होना ही होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे होता क्या है, देखो, जब लोड पड़ेगा ऊपर से, कंप्रेशन में अलग इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन में अलग, और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरिया छूट जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसके, स्लैब के, बीम के, जहां भी आपने प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड नहीं किया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक की मैं बात करूं, जो हमारी तीसरी मिस्टेक है, वो हुई है काफ़ी बड़ी मिस्टेक, इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डोवल्स नहीं थे, दूसरा डोवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना, करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा, तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई नीटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हालत है। इधर प्रॉपर से नीटो बॉन्ड यूज़ करना है और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो लैपी स्पेसिंग की है। आप स्पेसिंग देख रहे हो, कम से कम 1.5 फीट बीम में स्पेसिंग दी है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 फीट स्पेसिंग देनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm 250 mm होगी, उससे ज़्यादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बाहर की। बाकी तो डिज़ाइन पे होता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 फीट तक स्पेसिंग दी है बीम में। एक तो ये स्लैब बीम है, लेकिन फिर भी कितनी, 1.5 फीट दी है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस बीम में आप बात करेंगे तो हाँ 200 mm दी हुई है। और इसमें प्रॉपर वैसे आपको स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, जितनी, अगर 150 mm है तो 150, या 200 है तो 200 mm। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है।
अगली बात करें हम तो कॉलम किया क्या गया है, जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है, लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा फ्यूचर में, जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है, क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा। अगली मिस्टेक की बात करें, जो छठी मिस्टेक है हमारी, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकती है बहुत ज़्यादा, 20%। क्योंकि देखो इस शटरिंग, कच्ची शटरिंग हम जिसे बोलते हैं, फट्टे और प्लेटों की दोनों की शटरिंग की हुई है। इसमें आप वॉइड्स देख रहे हो कितने ज़्यादा वॉइड्स हैं। इससे क्या होगा, जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लो उसमें, लेकिन अगर स्लरी लीक हुई तो उस सीमेंट कंक्रीट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीमेंट जो होगा पानी के साथ मिक्स होकर नीचे निकल आएगा, और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ मतलब एग्रीगेट, सैंड और पानी। मतलब बाकी जो सीमेंट मेन प्रोपोर्शन है, देखो काफ़ी जगह इतने बड़े बड़े जॉइंट हैं कि उसमें से सब मटेरियल नीचे गिराएगा। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। अगर बाय फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है, और नीचे एक तो ये क्या है, इधर लटक बीम नहीं दिए हैं, टी बीम नहीं दिए हैं, सिर्फ क्या स्लैब बीम है, और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऊपर में कंस्ट्रक्शन की तो ये स्लैब वीक हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा आपको जब भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो प्रॉपर प्लेट की शटरिंग करो। अगर आपको फट्टे की शटरिंग करनी है तो उसमें आप पॉलीथीन शीट डाल दो, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर वे से यूज़ करना, नहीं तो वो चिपक गई तो वहाँ भी दिक्कत आ सकता है, प्लास्टर करने में वो निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करना है। कभी भी आपकी शटरिंग में थोड़ी भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, नीचे लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी शटरिंग हमेशा आपको करनी है। और यहाँ तो मतलब 30-30, 40-40 mm गैप है, तो ये काफ़ी ख़राब शटरिंग थी। ये 6 मिस्टेक्स जो आपको मैंने बताई, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स थी। ऐसे तो मतलब इनको नॉर्मल लिया जाता है, हर जगह मैंने देखा एक गलती की जाती है, लेकिन इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे, और ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। और यहाँ एक और मिस्टेक मेरे को देखने को मिली, जो यहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड की थी शटरिंग के लिए, प्रॉप्स वो काफ़ी दूर दूर थी। आपको शटरिंग की प्रॉप्स प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है, और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कभी भी इंक्लाइंड आपको कभी नहीं करनी। अगर हम यहाँ बात करें, गैप तो है ही है, बाकी आप जो बल्लीस देख सकते हो, यहाँ हम बोलते हैं ग्रिडर तो डाले हैं, लेकिन फिर भी ग्रिडर कितना लोड उठाएगा अगर आपने प्रॉपर वे से बल्ली प्रोवाइड नहीं की है। जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, मतलब जहाँ बालकनी ले लो आप, कैंटिलीवर जो भी स्लैब निकली होती है बाहर, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की जाती हैं। और आज मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगा, जब भी आप बालकनी को डिज़ाइन करोगे या बनवाओगे तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इससे काफ़ी आपका मतलब सेफ्टी रहेगी फ्यूचर में आपकी बालकनी वगैरह में। सामने आप बालकनी देख रहे हो, उसके डिज़ाइन पे हम आज मतलब इस कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वो है डेप्थ और लेंथ। मेन चीज़ जो देखी जाती है कैंटिलीवर में, रिस्की काम होता है कैंटिलीवर का, तो हमें क्या उसकी डेप्थ देनी चाहिए वो सेफ रहेगी, जहाँ उसकी क्या लेंथ रखनी चाहिए सेफ रहेगी, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्थ की। तो जो उसकी डेप्थ, थिकनेस उसकी रखनी है छज्जे की, छज्जा बोल दो क्योंकि काफ़ी जगह छज्जा बोला जाता है इसको। तो जो छज्जा होता है उसकी हमें मिनिमम डेप्थ रखनी है, हमें 6 इंच हो गए या 150 mm आपको मिनिमम रखनी है, उससे कम उसकी डेप्थ कभी नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान देना ही देना है। नेक्स्ट उसकी मैक्सिमम कितनी रखनी है आपको, मैक्सिमम उसकी 10 इंच या 250 या 300 mm, उससे ज़्यादा उसको नहीं रखनी है कि सेल्फ वेट हो जाएगा, वो गिरने के, क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखो सामने क्रैक दिख रहे होंगे आपको, ये 300 mm की है और इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो उसकी लेंथ रखनी है आपको, लेंथ आपको 2 से 2.5 मीटर रखनी है, मतलब 7 फीट ले लो। 7 फीट से ज़्यादा कभी भी कैंटिलीवर स्लैब या जो छज्जा रहता है, बालकनी रहती है, 2.5 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं रखनी है, 7 फुट से ज़्यादा कभी नहीं रखनी है, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको
ध्यान देनी है। ये हो गई हमारी पहली चीज़, डेप्थ और उसकी लेंथ की बात। अभी हम बात करते हैं उसकी शटरिंग की। सामने शटरिंग देख रहे हो आप की हुई है, तो शटरिंग में सपोर्ट और ऐसी शटरिंग होनी चाहिए। पहले मैं शटरिंग की बात कर लेता हूँ। एक तो शटरिंग उसकी ऐसी की होनी चाहिए जो उसमें स्लरी बनती है, जो उसका पानी होता है, कभी भी कंक्रीट का पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये पहली शर्त होनी चाहिए उसकी कैंटिलीवर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि जो कैंटिलीवर रहता है वो एक रिस्की स्ट्रक्चर लगा लो, क्योंकि उसमें सपोर्ट एक तरफ होती है, दूसरी तरफ से वो हैंग्ड होता है। तो उसमें आपको शटरिंग इस तरह करनी है कि जो स्लरी होगी वो स्लरी नीचे, सीमेंट नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये हो गया। दूसरी, इसकी सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वो की जाती है कि वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं कैंटिलीवर को, तो सपोर्ट भी उसको ऐसे ही प्रॉपर वे से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपको कैंटिलीवर में हमेशा आपको हर 300 या 350 पे एक प्रॉप लगानी है नीचे, उसके नीचे सपोर्ट होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि हर एक फुट पे एक सपोर्ट उस पर होनी चाहिए, ये ध्यान देनी है। और अगर देखो, अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब आपने कि जो बालकनी हम बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 फुट की होती है वो, तो 1 मीटर के ले लो। 1 मीटर में हमें वहाँ 2 सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एक आगे एक बीच में। ये सपोर्ट एक तो वो रेस्ट किया होगा जिस पे, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है हमेशा जब भी बालकनी का करो। नेक्स्ट आता है कि देखो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप सामने देख रहे हो कंसील्ड बीम या स्लैब बीम। तो हमेशा अगर आपको प्रोजेक्शन अच्छी दिखानी है नीचे, और आपकी 1 मीटर से 1500 तक की उसकी छज्जे की बाहर है, मतलब छज्जा बाहर निकला हुआ है, तो उसमें आपको स्लैब बीम दे देना है, कंसील्ड बीम। सामने आप देख रहे हो छोटा छोटा आपको बीम दिख रहा होगा, ये रहा कंसील्ड बीम। तो आपको वहाँ कंसील्ड बीम ही देना है। जो लटक वाला बीम रहता है वो देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ टैपर्ड बीम रहता है जो, वो बीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसील्ड बीम उसमें दे देना है। इससे आपकी क्या दिखेगा, उसमें थोड़ी प्रोजेक्शन भी अच्छी दिखेगी, नीचे कोई बीम नहीं दिखेगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और उसको प्रॉपर वे से सपोर्ट भी मिल जाएगी। आप कंसील्ड बीम पे हमारी एक वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन कंसील्ड बीम या स्लैब बीम बोलो, वो आप दे सकते हो। ये ऐसा होता है स्लैब बीम, आपको सामने दिख रहा होगा। और आपको जो बीम देना है, ये सामने कंसील्ड बीम है, ये आपको दिखा देता हूँ। और सरिया इसमें देखो, दोनों आप 3/12 का ऊपर 3/12 का नीचे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 150 की स्पेसिंग है, स्टीरअप 8 का सरिया प्रोवाइड कर दो कंसील्ड बीम में, कुछ नहीं होगा। अगर वो 1 मीटर से 1500 पे है, ठीक है, मतलब उसकी बाहर की लटक कितनी है, 1 मीटर 1500 वो बाहर निकला हुआ है अगर, ठीक है। ये हो गया। और आपको जो बीम दूसरा जो बीम रहता है, मतलब पूरा सिंपली वो बीम आपको वहाँ देना है जहाँ आपका छज्जा बढ़ जाता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर हो जाता है छज्जा, वहाँ आपको ये बीम देना है। सामने आप देख रहे हो जो सीधा बीम दिया हुआ है नीचे जिसकी लटक दिखेगी, वो बीम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको पैसे भी प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। ये जो छज्जा आप सामने देख रहे हो, ये 2500 बाहर निकला हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ दोनों बीम प्रोवाइड किए हैं। एक कंसील्ड बीम जो सामने आप देख रहे हो, कंसील्ड बीम भी किया है, और दूसरा बीम भी जो सामने देख रहे हो, दोनों बीम हमने यहाँ प्रोवाइड की हैं। क्योंकि इसकी जो लटक बाहर लेंथ है वो 2 से 2500 mm है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है, बीम और स्लैब की स्टील डिटेल। देखो अभी ध्यान देना, मैं क्या बोलूँगा। जो बीम का आपको स्टील देना है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, जो जहाँ कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं और जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोवाइड करते हैं। देखो कैंटिलीवर बीम में हमारा क्या होता है, जो अपर सरिया होता है, मतलब टॉप का सरिया, वो हमेशा मैक्सिमम डाया का होता है, और जो बॉटम का सरिया होता है वो लोअर डाया का होता है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हमारा नीचे का सरिया हायर डाया होता है, ऊपर का सरिया लोअर डाया होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अभी मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ, जो भी कैंटिलीवर अगर प्रोवाइड करो आप, तो उसमें आपको अपर डाया ज़्यादा देना है। तो इसमें अगर मैं लेंथ की बात करूँ, देखो 1 से 1.5 मीटर होगा, अगर आपको ऊपर जो टॉप सरिया होगा वो आपको 3 सरिया प्रोवाइड करना है, मिनिमम 3 सरिया 16 का, बॉटम में 2 16 का, ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है 1 से 1.5 मीटर का, अगर आपका बाहर बालकनी निकली हुई है, ठीक है। आप बॉटम में 12 का भी दे सकते हो, लेकिन ऊपर प्रॉपर आपको 3 16 का देना ही देना है। अगर आपका बढ़ता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर आपकी छज्जा बाहर निकलता है, जैसे ये हमारा सामने 2.5 मीटर का है, तो आपको प्रॉपर ऊपर 3 सरिया 20 डाया का देना ही देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और बॉटम में 2 सरिया 16 का देना है। और जो स्टीरो प्रोवाइड करना है आपको, वो 100 के सेंटर या 4 इंच के सेंटर से प्रोवाइड करना है,
जैसे 8 का स्टीरअप सामने आप देख रहे हो, जो रिंग प्रोवाइड करनी है वो 100 के सेक्टर से आपको प्रोवाइड करनी है। ये बीम की बात की मैंने। अभी इसमें मैं टैपर्ड आपको बता रहा था कि टैपर्ड कौन सा होता है। टैपर्ड बीम आप सामने देख रहे हो, ये टैपर्ड बीम होता है। ये देखो, मतलब नीचे स्लोप होगा एक, आपको नीचे से आप देखोगे कि तो पीछे से वो मोटा दिखेगा, आगे से पूरा स्लैब के जैसा होगा। तो उसमें आपको ये ऐसा ही प्रोवाइड करना है। इसमें क्या होता है, इसका फंडा क्या है, वैसे भी प्रोवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उसमें महंगा पड़ेगा वो बीम, आपने देखा होगा दोनों तरफ से नीचे लटक बराबर होती है, एक तो वो महंगा पड़ेगा और दूसरा उसमें डेड वेट बढ़ ज़्यादा हो जाता है। इसमें ये प्रोवाइड करेंगे तो ये बेटर रहता है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बीम में आपको ये चीज़ प्रोवाइड देखना ही देखना है जब भी आप बीम प्रोवाइड करो। देखो आप सामने बीम प्रोवाइड कर रहे हो। एक चीज़ और इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइंग दिखा देता हूँ कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया होता है, वो चीज़ भी आपको देखने लायक है। देखो आप पहले बीम देख लो, जो हमने स्टीरअप प्रोवाइड किया है वो 100 की स्पेसिंग है, टॉप में हमारे 3 20 की है, नीचे बॉटम में 2 16 का सरिया हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जो अभी मैं बीम डिटेल दिखाऊंगा आपको वो दूसरे की है, लेकिन आपको उससे आइडिया हो जाएगा। देखो टिपिकल डिटेल दिखाई है। इसमें क्या है, जो हमारा वो लेंथ है उसकी बीम की वो 2.5 मीटर है। तो इसलिए क्या है, देखो 20 डाया का 5 नग टॉप में है और 20 डाया का 2 नग बॉटम में है। और इसकी एक चीज़ देखनी है, जब भी आप कॉलम पीछे कॉलम होगा या दीवार होगी, जहाँ भी जो पीछे एंकरेज के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ डालनी है, वो टॉप की आपको 500 मिनिमम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, 500 mm। और बॉटम की जो होगी वो 300 mm होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप प्रोवाइड करो इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में स्टील। देखो ये सामने आप देख रहे होंगे। और इसके हम अगर सेक्शन देखें तो सेक्शन आपको दिख रही होगी, सेक्शन 17 उसमें भी दिखाया है 20 आएगा 5 नग ऊपर में टॉप में, और नीचे देखो 3 2 5, और नीचे बॉटम में कितना स्टीरअप दिखा रहा हो, और नीचे बॉटम में 2 नग आपको 20 आएगा। इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी स्टीरअप आप प्रोवाइड कर, हमेशा उनकी हुक नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ में जो बता रहा था आपको वो है कवर ब्लॉक। मैंने देखा गया काफ़ी टाइम में देखता हूँ कि जो छज्जा होता है उसमें नीचे कवर नहीं डाला जाता है सरिये के नीचे। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखती है बाद में, जब उसकी एज हो जाती है 10-15 साल, नीचे से उसका प्लास्टर निकलने लग पड़ता है। तो हमेशा कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना ही करना है। आपको सामने दिख रहा होगा हमने कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नीचे छज्जे में कवर ब्लॉक होना ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और लास्ट 5वीं चीज़ क्या है, जो स्टीरअप, वो जो आपको स्लैब का स्टील डिटेल देनी है वो देनी है आपको। मिनिमम 10 डाया का स्टील आपको यूज़ करना है, और मैक्सिमम आप उसमें स्लैब में 12 डाया का प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने स्लैब बीम प्रोवाइड किया है या दूसरा बीम प्रोवाइड किया है तो आप वहाँ 12 का भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 10 डाया का प्रोवाइड करना है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 8 डाया का, लेकिन जो मेन बार रहेगा वो आपको हमेशा 10 डाया का करना है। देखो जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो, उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है। इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है, बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है। कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जार है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो, वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है, सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं, 400 का बीम है, तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो जो हुक है, मतलब रिंग की जो हुक होती है उसको एक ही साइड प्रोवाइड कर दी है। देखो ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा, आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया साइड पे उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी, लेकिन क्या होता है, ये कभी भी हुक जो होती है बीम की वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो ये सब आगे तक देखो एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक,
ये खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिया, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ, पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा, हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बीम है जो एक तरफ हुक है इस साइड है और उसी के दो मतलब हुक अल्टरनेट की है, कभी इस साइड हुक है कभी उस साइड। ये देखो ये एक हुक यहाँ पे है, दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा, सरिया होगा, उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं। यही काम होता है। देखो सामने आप देख रहे हो हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है। ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो सब जगह हुक आगे पीछे हो गई है। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग। मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच 150 mm बोलो, इतनी आपको रखनी है। और हुक, जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी, आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है। जो ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी, ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं, फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है, मतलब एक हुक, देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहां आ गई, फिर यहां घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहां कर लेना, मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए। ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूं मैं अगली गलती की। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है। टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है और कई जगह पे क्या होता है, एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है। मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए, उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहता है, बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे। इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है। वो जहां 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह। ये जो स्पेसर पड़े हैं, इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा। जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए। और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, साइड पे या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है, इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता है, इसको सीधा रख देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पे पार्ट पे आता हूँ, उसमें काफी चीजें आपकी क्लियर। आप काफी टाइम पूछते रहते हो जॉब के लिंक वगैरह, तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे। जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो चल रहा है हमारा। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, यहाँ स्टीरअप बोल लो, ये आ गया हुक।
इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10 डी आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरअप में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10 डी है, 10 × 10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इसका कुछ काम ही नहीं है ये सरिया, मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10 डी के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है। दूसरा, उसको बेंड प्रॉपर पे से 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी ही करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, सी नीचे टेंशन जोन, बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे, चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है। मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे, चलेगा। लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है, अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है, तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर खींचे, जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहां, तो हमेशा शियर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना था, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक चीजें थी। इस पे और भी वीडियो है, एक वीडियो मेरी इस पे 25 मिनट की है बीबीएस, उसमें
जो कैलकुलेशन की है मैंने वो थोड़ी उसमें गलत हुई है प्लस माइनस में, लेकिन वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी। अगर किसी को सीखना है बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह या टेंशन जोन पर एक एक्स्ट्रा वगैरह, डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना, जरूर देखना। कैलकुलेशन को मत देखना, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना, आपको काफी नॉलेज मिलेगा, गारंटी।